नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रदेश भर में सोमवार को ईद उल फितर की नमाज पूरे अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई है। तो वहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। तो वहीं आपको बता दें, इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल भी देखने को मिली है। तो वहीं जयपुर में हिंदू समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर लोगों पर फूल बरसाए, जिससे गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें, उधर टोंक जिले के संवेदनशील इलाके मालपुरा में ईद उल फितर की नमाज के बाद तनाव की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद नमाज अदा करने के बाद ट्रक स्टैंड चौराहे पर नारेबाजी और जुलूस निकालने को लेकर विवाद भी हुआ। तो वहीं जिसके बाद पुलिस और नमाजियों के बीच बहस भी हो गई। तो आपको बता दें, स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर माहौल शांत करवाया। तो आपको बता दें, पूरे देश में ईद की धूम है। तो वहीं हिंदू समुदाय ने फूल बरसाए, तो वहीं गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली है जयपुर में। आपको बता दें, मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। तो राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजन को निवेश उत्सव के रूप में भी मनाया गया। यह भारत में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम रहा, जिसमें राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा भी हुई। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर और टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी के विमोचन के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखा। तो सीएम भजनलाल उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से लाई जा रही लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर और टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी का भी विमोचन किया। तो आपको अब सीधे हम जयपुर लिए चलते हैं, जहां मंत्री राजवर्धन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको आइए सुनवाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में यह संकल्प होना चाहिए कि मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे जिले के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो एमओयूज हैं जल्दी से जल्दी धरातल पे पहुंचे। अलग अलग कलेक्टर हैं, मैं देखता हूं, जब उनसे बात करता हूं, मुख्यमंत्री जी लगातार उनके साथ बैठक करते हैं। हर कलेक्टर, क्योंकि सबसे पहला जो बॉटलनेक आता है वो जमीन का आता है, तो किस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स के लिए सही जमीन उपलब्ध हो, उसके लिए सभी कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको मजबूती से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, ताकि एक माहौल पॉजिटिव रहे, लॉ एंड ऑर्डर की जो हर तरह से एक पॉजिटिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहे, उसके लिए हमारे हर पुलिस के अधिकारी जो देख रहे हैं वो भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और खास तौर से आप सभी, जैसे हमने शुरू में कहा था कि इन्वेस्टर इज द वीआईपी इन राजस्थान, तो आप सभी वीआईपी जो सामने विराजमान है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके साथ साथ मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के सपने को गांव-गांव तक पहुंचाया, अलग अलग प्रदेशों तक पहुंचाया। मुझे गर्व है आज इस विजन को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे लेकर गए, उसका इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है। पहले ही साल में कार्यक्रम को कराना, और केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उसको धरातल पे उतारने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करना, मुझे लगता है ये वो बात साबित करता है जो हम हमेशा से कहते हैं, हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं उसे करते हैं। और आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज धरातल पे उतार कर हमने अपना जो संकल्प है उसको एक तरह से साबित करा है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, आज इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है जब एक मजबूत नेतृत्व देश के अंदर है। मुझे लगता है देश की सबसे मजबूत केंद्र सरकार अगर कभी रही है तो आज की तारीख में, क्योंकि 3 बार लगातार हमारी सरकार आई है।
ऐसी मजबूत सरकार के साथ उसी विजन पर काम करना, ये हमारे लिए एक अद्भुत एक समय है कि राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का। 11,000 से ज्यादा एमओयूज हुए हैं और ये 11,000 से एमओयूज को हमने जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो या एमएसएमईज हो, राजस्थान के अंदर अपार क्षमताएं हैं। और जब मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि हम दूसरे देशों में जाएंगे और वहां पर राजस्थान का पक्ष रखेंगे, इस राइजिंग राजस्थान समिट को ग्लोबल समिट बनाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि अनेक राष्ट्र ऐसे थे जिन्हें राजस्थान की इन अपार क्षमताओं का पहली बार पता चला। केवल टूरिज्म नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी भी, केवल रिन्यूएबल एनर्जी ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी, केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई के बीच में स्थित लॉजिस्टिक्स हब की अपार क्षमताएं, और साथ साथ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर, एक बहुत पीसफुल राजस्थान स्टेट, हर तरह से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वाला ये राज्य लोगों को पता चला, न केवल दूसरे देशों में बल्कि हमारे। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रगति पर फोकस किया गया है, जहां मंत्री राज्यवर्धन राठौर को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने निवेश को धरातल पर उतारने की कोशिश को लेकर कहा है कि सीएम भजन लाल ने इस कार्यक्रम के दौरान शिरकत की है, तो वहीं मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रगति पर फोकस किया जा रहा है, तो वहीं निवेश को धरातल पर भी उतारने की कोशिश की जा रही है। को बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे, तो वहीं इस कार्यक्रम में निवेश को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई। आपको बता दें, मंत्री राजवर्धन राठौर को आप सुन रहे थे, तो वहीं इसी कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और सबसे पहले मैं आप सभी को, जिस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, राजस्थान दिवस की आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चेटी चंडी भी है, उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र नवरात्रा के पावन पर्व पर भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस राजस्थान का इतिहास है, और इस इतिहास के बारे में संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को 19 रियासतें कुछ ठिकानों को मिलाकर के हमारे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में जो स्थापना हुई थी, वो शायद पहली बार ही अब की बार आया है जो जिसका हमने राजस्थान दिवस मनाया है। क्योंकि आप हम सभी देखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं हम सबको पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी हम वर्षगांठ मनाते हैं तो हमें उसमें विचार करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग की शुभ घड़ी में हुई थी। तो हमने निर्णय लिया है कि आगामी राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमेशा यह कार्यक्रम हमारा होगा। क्योंकि मैं देखता हूं आपकी जब शादी होती है तो वो तिथि के अनुसार होती है। आपका जो योग निकलता है, शादी का मुहूर्त निकलता है, वो उसी से निकलता है, लेकिन उसमें तारीख तो होती है। आप कोई भी मुहूर्त निकालेंगे तो कोई ना कोई तारीख तो होगी।
लेकिन हम उस शुभ घड़ी को, उस शुभ जो समय आता है, क्योंकि अगर हम खगोल शास्त्रीय के हिसाब से हम देखेंगे, ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, हम सबके वो गण गुण भाग वो मिलाए जाते हैं, उसके आधार पे ही तो निकलती हैं अग्रवाल साहब, यही है ना। तो उसको हम भूल जाते हैं, हमें उसको आधार मानते हुए उसको चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के लिए ऐसा शुभ अवसर है, शुभ संयोग है, जो हमने उस घड़ी हमारे राजस्थान की स्थापना हुई थी, उसी को हम मानते हुए आगे हमने बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभ तिथि को चुना है, और वो आगामी भी इसी दिवस के हिसाब से वो मनाया जाएगा। इस बार आपने देखा है कि राजस्थान दिवस, स्थापना दिवस को हमने हमारे राजकीय कार्यक्रमों से जोड़ा है। 7 दिवसीय लगातार हमारे कार्यक्रम हुए हैं, 25 से 31 लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं, और आज ये हमारे 7 दिवसीय में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम है हमारे राजस्थान दिवस का। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिसे लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए, और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं, उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। ये जो हम मनाते हैं, वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं, और इस ऐतिहासिक क्षण जो हम कर रहे हैं उसको भी व्यक्त करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का यह कार्यक्रम निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0, इसके लिए हम केंद्रित होकर के हम काम कर रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे प्रयास और प्रगति को दर्शाता है। अभी आप में संवाद सुन रहा था, मैंने कहा कि उनके अच्छे अनुभव वो बताएंगे हमारे सामने, अधिकारियों के सामने तो अच्छे बताएंगे, लेकिन इसलिए मैंने कहा है कि आप अच्छे तो बता देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं लंबे समय से निवेशकों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ इस तरह की दीवारें हुआ करती कि जिनको देख करके वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो होता ही है। हम उस मिशन को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे तो होता ही है, हम उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और इसलिए बाहर मैंने अभी अजताब जी को कहा कि बाहर आप टेबल लगाइए, जो आप एक अगर पेपर उससे मांगेंगे, आपका नाम होगा और उस पर हम नंबर भी डालेंगे, उस पर नंबर डालेंगे, आपका नाम भी लिखेंगे, आप उसको भर करके हमको वापस देंगे, जिससे कि कोई भी पेपर ऐसा हमसे भी नहीं निकल जाए कि जिसमें कुछ बातें अच्छी भी आती हैं, तो उसमें नंबर डाल के आपको देंगे। आपको वो सारी बातें लिख करके उसमें देना है। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आप भी हमने 3 नीतियां घोषित की हैं, क्योंकि नीति वो बनाता है जो नीति के हिसाब से काम करना चाहता है। हमको किसी ने नीति बनाने के लिए नहीं कहा, हमने हर क्षेत्र में नीति बनाने का काम किया।
तो आप जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां राजस्थान के विभिन्न जेलों में आए दिन मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित चीजें मिलती रही हैं। तो वही इसे लेकर जेल प्रशासन काफी गंभीर भी हो गया है। तो आपको बता दें, पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। तो आपको बता दें, जेल में बंद कैदियों की गई इन हरकतों के बाद जेल प्रशासन एक्शन में आया है, जिसके बाद एक जेल प्रहरी को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है और 11 कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। तो आपको बता दें, प्रतिबंधित सामान पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन ने अब एक नया तरीका निकाला है। जो कर्मचारी गोपनीय रूप से प्रतिबंधित सामान के बारे में जानकारी देगा, जेल प्रशासन की ओर से उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। सही और सटीक सूचना देने वाले कर्मचारी को प्रमोशन का तोहफा भी दिया जाएगा। तो वह इस संबंध में जेल डीजी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो बता दें, हाल ही में जेल में बंद कैदियों द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली थी। तो वही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान जेलों में मोबाइल भी मिले। तो वही धमकियां देने वाले कैदियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की कवायद भी की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ईद के पर्व पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने करीब 40 लाख मुस्लिम परिवारों को ईदी के तौर पर सौगातें मोदी किट दी है। बता दें, इसको लेकर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बोर्ड में संशोधन की भी मांग की है। साथ ही वक्फ बोर्ड में संशोधन के फायदे भी गिनाए हैं। साथ ही चिश्ती ने कहा है कि पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि सौगातें मोदी देश के 22 लाख लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिल पारदर्शिता लाएगा। की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी। और जो किराया एंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो एंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां खबर अजमेर से है। आपको बता दें, नसीराबाद से सिंधी समाज ने अपने आराध्य देव झूलेलाल महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चेटीचंड का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। तो वहीं शेरखान रोड स्थित संत कंवर राम धर्मशाला में झूलेलाल महाराज के ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। तो आपको बता दें, जहां सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं ध्वजारोहण के पश्चात फ्रॉम जी चौक स्थित रोटरी क्लब चौराहे से गाजी बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को फिर से एक करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल भी आया हुआ है। इसके बाद कांग्रेस ने इसे विकास के खिलाफ उठाया गया कदम करार देते हुए हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद शहर में ईद उल फितर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर रोड स्थित ईदगाह के शहर काजी फुरकान खान ने भी सभी नमाजियों से ईद की नमाज अदा करवाई। तो वहीं शहर काजी ने बताया कि ईद पर सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईदगाह में ना ही कोई अमीर है ना ही कोई गरीब है। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। कुरान करीम की तिलावत के साथ और अब आज यहाँ ईद के दिन ईद की खुशी मनाने आए हैं। आज ये खुशी पूरे इंसानियत के लिए, ईमान वालों के लिए ख़ास तौर से अमन का पैगाम है, शांति का पैगाम है, इनाम का दिन है। तो आज सारे मुसलमान पूरी दुनिया में इस ईद को मनाते हैं और खुशी का अपना इजहार करते हैं और अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर
ईद की खुशियाँ बांटते हैं। ये अमन और सुकून और शांति का पैगाम देता है। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि एक दूसरे के साथ उसकी खुशियाँ बांटी जाएं और एक दूसरे गले लगकर उसको मिठाई खिलाकर, मीठा खिलाकर उसका मुंह मीठा कराया जाए। हम इसमें भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये अमन और शांति का पैगाम आज ईद के दिन है, इसी तरह हमारे मुल्क में खुसूसन और इस सूबे में और पूरे जो आलम में जो है ये खुशी और अमन का और सुकून का पैगाम देगा। और जिस तरह की जो है अशांति फैली हुई है और जिस तरह के युद्ध के बादल और दूसरी चीज़ें हैं, उन सबसे पूरी दुनिया के इंसानों को जो है निजात। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर फलौदी जिले से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते ऑयल एंड फ्लोर मिल में भीषण आग लग गई, तो वहीं आग ने ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें, वहीं कर्मचारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और क्रेन की सहायता से जलते ट्रक को बाहर भी निकाला गया। को बता दें, किसी के हताहत होने की खबर भी सामने नहीं आई है, तो लेकिन इसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो वहीं पूरी घटना जोधपुर स्टेट हाईवे 61 स्थित की है। बता दें, फलौदी से यह खबर है, जहां लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें, आग की चपेट में ट्रक भी आ गया। तो वहीं ऑयल एंड फ्लोर मिल में यह भीषण आग लगी है, जहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें, ऑयल एंड फ्लोर मिल में यह आग लगी, जिसके कारण एक ट्रक में भी आग लग गई है। तो वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बयाना से है, जहां ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज अदा की गई। ये नमाज मौलाना मोहम्मद शाहिद ने अदा करते हुए कुरान की आयतें भी पढ़ी और कहा, कुरान में आपसी भाईचारे, इंसानियत और ईमान और सहयोग और परोपकार की भावना का संदेश दिया गया है, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। तो वहीं इस सामूहिक नमाज में ग्रामीण क्षेत्र से भी आए मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए। तो आपको बता दें, इसके बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। तो वहीं इस दौरान ईदगाह आसपास काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी भी तैनात रहे। को बता दें, पूरे देश में ईद की धूम है, तो वहीं हर्षोल्लास के साथ बयाना में भी ईद मनाई गई है, जहां ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई है। तो वहीं मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई भी दी है। तो बता दें, बयाना में मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे से ईद की बधाई दी है, जहां हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। आपको बता दें, पूरे देश में आज ईद की धूम है, जहां ईदगाह में सामूहिक नमाज भी अदा की गई है। ये जो हमें अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया है, इसके अंदर हम तमाम मुसलमान रोज़े रखते हैं, चूँकि हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए, इनका अदा करना हम पर ज़रूरी है। और अल्लाह का पैगाम ये है हमारे लिए कि हम ये रोज़े रखने के बाद अपने जिस्म की हिफाजत करें और फिर हमारे जो गरीब भाई हैं उनके लिए हम गमखारी का मामला करें, उनकी भी ईद के अंदर हम खुशियाँ शामिल करें और उनको भी जो है हम इमदाद करने के बाद अपने साथ उनको भी मिला करके जो है सारी दुनिया के लोगों को अमन का पैगाम दें। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में राज्य वृक्ष खेजड़ी की अवैध कटाई एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। आपको बता दें, जबकि प्रशासन और वन विभाग इस ओर से उदासीन भी बने हुए हैं। यह स्थिति न केवल जालौर बल्कि पूरे राजस्थान के कई जिलों में देखी जा रही है, जहां खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के सरकारी दावे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, देवदा में खातेदारी खेत में राज्य वृक्ष खेजड़ी की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। तो वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार हाल ही में देवदा का गोलियों से वाटेरा जाने वाले रोड पर बिना राजस्व विभाग की अनुमति के 20 वृक्षों की कटाई की गई। यह कटाई इतनी बेखौफ होकर की जा रही है कि दिन रात हर पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है और लकड़ियां बिना किसी रोक टोक के ले जा रही है। आपको बता दें, जालौर से खबर है, जहां 20 से ज़्यादा पेड़ों की अभी तक कटाई हो चुकी है। तो आपको बता दें, राज्य वृक्ष खेजड़ी पर यह संकट देखने को मिल रहा है,
जहां 20 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, तो वहीं सख्ती के बावजूद भी पेड़ काटे जा रहे हैं। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें जो वॉइस के साथ। नमस्कार।